नमस्कार दोस्तों, मैं एच.एस. गुप्ता हिस्ट्री लेक्चर स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि बाबर की जो जन्मभूमि थी, मातृभूमि थी, वो फरगना की थी, फरगना था और फरगना का ही वो शासक बना था। और लेकिन वो तैमूर की राजधानी, जो उसके पूर्वजों की राजधानी थी, पूर्वजों का राज्य था समरकंद, उसको जीतना चाहता था और उसने इस हेतु कुल 3 प्रयास किए। 2 प्रयासों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अब तीसरे प्रयास के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तीसरे प्रयास की बड़ी रोचक कहानी है और बाबर समरकंद को जीत भी लेता है। एक युद्ध हुआ था दोस्तों, मरु का युद्ध। इस मरु के युद्ध ने ही बाबर को समरकंद जीतने का मौका दिया था। ये मरु का युद्ध हुआ था सैबानी खान। ये वही सैबानी खान है जिसकी वजह से अब तक बाबर समरकंद पर अधिकार नहीं कर पा रहा था। और इधर था फारस का शाह इस्माइल। इन दोनों के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। देखिए, इस युद्ध में ये विजेता हो जाता है और सैबानी खान की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। देखिए दोस्तों, अब बाबर को समरकंद जीतने का मौका मिलता है। वह फारस के शाह इस्माइल से सन 1510 में एक समझौता करता है। ये समझौता क्या था? इस समझौता के तहत बाबर ये स्वीकार कर लेता है कि वो खुतबे में शाह इस्माइल का नाम पढ़ेगा, शिया धर्म को स्वीकार कर लेगा और शिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। देखिए, बाबर सुन्नी मुसलमान था, जबकि फारस के जो शासक थे ये शिया मुसलमान थे। अब इस समझौते के बाद बाबर समरकंद को जीत लेता है और समरकंद पर अधिकार कर लेता है। लेकिन शीघ्र ही उसको समरकंद छोड़कर भागना पड़ता है। क्या कारण है उसको समरकंद छोड़ने का? देखिए, बाबर जो ये समझौता हुआ है, एक तो इसका ठीक ढंग से पालन नहीं करता है, वो शियावाद का प्रचार नहीं करता है, और दूसरा जो समरकंद के लोग हैं वो भी बाबर से नाराज़ हो जाते हैं। उनसे बाबर का अलगाव हो जाता है क्योंकि उसने शिया धर्म को स्वीकार कर लिया या फारस के शाह के साथ उसने समझौता कर लिया। तो इस प्रकार उसने स्थिति को भांपता है और वो समरकंद छोड़कर वापस भाग जाता है। इसके बाद उसने कभी समरकंद को जीतने का प्रयास नहीं किया और अब वो भारत विजय का ही अपना एक लक्ष्य बनाता है। देखिए दोस्तों, बाबर है, इसका जो मूल नाम था वो बाबर नहीं था। इसका जो मूल नाम था ये था जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था इसका, जहीरुद्दीन बोलते हैं। जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं इनका दोस्तों मूल नाम अलग था और ये जो उपाधि के साथ या फिर अन्य नाम के साथ बैठते हैं सिंहासन पे, वो अलग नाम था। जैसे बाबर का नाम जहीरुद्दीन था, हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन था, अकबर का नाम जलालुद्दीन था, इसी प्रकार जहांगीर का नाम नूरुद्दीन था, शाहजहाँ का नाम सियाबुद्दीन था। देखिए दोस्तों, ये जो बाबर है ये इस प्रकार यहाँ समरकंद को जीतने का प्रयास छोड़ देता है। अब वो कोशिश करता है भारत को जीतने की। भारत को जीतने की तो देखिए, उसमें इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक है। ये दिल्ली और आगरा का शासक है इस समय और उत्तरी भारत का एक छत्र राजा है। इसके अलावा जो दूसरा शासक है वो है राणा सांगा। ये मेवाड़ का शासक है। ये बड़ा शक्तिशाली हो रहा है इस समय। इसके अलावा बाबर कुल 5 शासकों का उल्लेख तो मुसलमानों का करता है और 2 शासकों का उल्लेख हिंदुओं का करता है। तो हिंदुओं को एक शासक तो ये बताता है और दूसरा शासक बताता है वो कृष्णदेव राय को। ये विजयनगर का शासक है और तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो इसी कृष्णदेव राय को बताता है।
देखिए दोस्तों, हम पहले थोड़ा सा और 5 मुस्लिम जो शासक थे वो बहमन सुल्तान, मालवा का सुल्तान जो कि महमूद द्वितीय था, और जो गुजरात का सुल्तान था वो पहले मुजफ्फर द्वितीय था, लेकिन 1526 में उसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बनता है। तो इस प्रकार एक ये हो गए, एक मालवा का हो गया, एक बहमनी का हो गया, एक गुजरात का हो गया, एक बंगाल का हो गया। इस प्रकार 5 शासक ये मुसलमानों की बात करता है। लेकिन देखिए, ये इब्राहिम लोदी के काल में और इससे पहले के लोदी शासक, देखिए ये अलग वंश है, तुर्कों का अलग वंश था। तुर्क मध्य एशिया से संबंधित थे, जबकि लोदी वंश था अफगान से संबंधित था। इन दोनों में बड़ा डिफरेंट था। इनके जो राजत्व के सिद्धांत है, जो राजतंत्र का सिद्धांत है, जो राज्य करने का तरीका है, दोस्तों बड़ा डिफरेंट था। तुर्क एक छत्र राजा थे, बिल्कुल निरंकुश शासक थे, लेकिन जो अफगान थे वो निरंकुश शासक नहीं थे। बहलोल लोदी, बिल्कुल दोस्तों बहलोल लोदी बड़ा ही एक तरीके से कहें कि कमज़ोर शासक था, क्योंकि इसके ऊपर इसका अपने जो अफगान अमीर थे उन पर इतना ज़्यादा कठिन नियंत्रण इसने कभी भी नहीं किया। ये क्या है कि उनको बराबर का सा समझता था, कबीलाई संगठन से संबंधित थे, और जो सम्राट था वो सरदारों में एक समान जैसी ही हैसियत रखता था, जैसे कि समानों में प्रथम वाली हैसियत रखता था। अब सिकंदर लोदी ने इसको कुछ चेंज करना चाहा, इब्राहिम लोदी ने इसको बिल्कुल ही पलटना चाहा। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? इब्राहिम लोदी ने इस शासन व्यवस्था के रूप को तुर्कों की तरह एक छत्र राज करने का, सुल्तान की निरंकुशताई को स्थापित करने का प्रयास किया। और इस प्रयास में क्या हुआ कि बहुत से सरदार इसके विरोधी हो जाते हैं दोस्तों, और उन विरोधी सरदारों ने ही बाबर को भारत पर आमंत्रित किया आक्रमण के लिए। पहले शासक का नाम, उसमें पहले जो सरदार है उसका नाम है दौलत खां लोदी। ये पंजाब का सूबेदार था। बताया जाता है कि एक बार इसको इब्राहिम लोदी ने मिलने के लिए दरबार में बुलाया, लेकिन ये खुद नहीं आया। इसने अपने पुत्र को भेज दिया दिलावर खां को। दिलावर खां को भेजा तो इब्राहिम लोदी ने इसे अपना अपमान समझा, अपने आदेश का उल्लंघन समझा। उसने दिलावर खां को जेल में घुमाया और ये बताया कि हमारा आदेश नहीं मानने वालों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है। तो दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज था। एक दौलत खां लोदी के 2 पुत्र थे दोस्तों। एक तो था इब्राहिम लोदी का पुत्र दिलावर खां और एक था गाजी खां। इन दोनों की भी बड़ी रोचक कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा सरदार था वो था आलम खां लोदी। ये स्वयं इब्राहिम लोदी का चाचा था, बहलोल लोदी का पुत्र था, सिकंदर लोदी का छोटा भाई था। देखिए दोस्तों, ये आलम खां लोदी को तो जब दरबारों में दरबार के जो अमीर इब्राहिम लोदी की निरंकुशता से परेशान थे, क्योंकि हुमायूं खां शेरवानी मियाँ बुआ जो सिकंदर लोदी का वजीर था, उनकी इब्राहिम लोदी ने हत्या करवा दी थी। बड़े बड़े अमीरों की जब वो हत्या करवा रहा था, और उनके ऊपर आरोप ज़्यादातर यही था कि उन्होंने सुल्तान की नाफरमानी की है, मतलब उनके आदेश का उल्लंघन किया है। जब इनको मरवाया गया दोस्तों, तो ये कुछ सरदारों ने तो इस आलम खां लोदी को अलाउद्दीन के नाम से दिल्ली का शासक भी घोषित कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, बाबरनामा में बाबर कहता है कि आलम खां लोदी मेरे से आकर काबुल में मिला था। कहाँ मिला था? काबुल में। और इसने मदद मांगी थी अपने आप को दिल्ली के सुल्तान बनाने में। अब देखिए, इधर से फिर दौलत खां लोदी
दिलावर खां को भेजता है। कहाँ भेजता है इसकी चर्चा हम थोड़ा सा पहले बाबर के आक्रमणों के बाद करेंगे और उसी दौरान करेंगे। देखिए, बाबर का जो पानीपत का जो युद्ध था, ये बाबर का भारत पर पहला आक्रमण नहीं था। यद्यपि इतिहासकारों में मतभेद है। फरिश्ता निसंदेह इसको पहला आक्रमण बताता है बाजोर और बेगा को, जो 1519 को हुआ। अबुल फैजल इसको तीसरा आक्रमण बताता है। वो कहता है कि बाबर का जो भारत पे आक्रमण हुआ वो 1505 में पहला हुआ, 1507 में दूसरा हुआ। लेकिन फिर भी आधुनिक जो इतिहासकार है इस बात पर सहमत है कि बाबर का पहला आक्रमण भारत पर 1519 में बाजोर और बेहरा पर हुआ। तो हम प्रथम आक्रमण की बात करें, मैंने बताया आपको 5 आक्रमण हैं। तो प्रथम आक्रमण जो है ये हुआ बाजोर और बेहरा पर। इस बाजोर और बेहरा को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये हुआ 1519 में। सबसे पहले दोस्तों उसने बाजोर को जीता, फिर बेरा के किले पर आक्रमण किया और इस बेरा के किले पर आक्रमण करने के दौरान सबसे पहले इसने बारूद का प्रयोग किया। बाबर के द्वारा भारत में बारूद का ये प्रथम प्रयोग था। अब ये जीत जाते हैं, इनको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे आक्रमण की बात करते हैं। जो सेकंड आक्रमण हुआ दोस्तों वो हुआ पेशावर पर। पंद्रह 20 ईस्वी में। दोस्तों तीसरा जो आक्रमण हुआ ये हुआ सियालकोट पर। सियालकोट को भी भारत का प्रवेश द्वार ही माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो चौथा आक्रमण हुआ वो होता है दीपालपुर एवं लाहौर पर। इन सब आक्रमण में बाबर की विजय ही हो जाती है और ये दीपालपुर एवं लाहौर पर भी अपना अधिकार कर लेता है। जो दौलत खां लोधी था उसका जो पुत्र था दिलावर खां लोधी यही दीपालपुर में आकर मिलता है और दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण का न्योता देता है। आलम खां लोधी मिल चुका है। राणा सांगा के बारे में स्वयं कहता है कि उसने आक्रमण का न्योता दिया था। हो सकता है कि दोनों के बीच किसी प्रकार की पूर्व सहमति हुई हो, यद्यपि इतिहासकारों का मत इसमें स्पष्ट नहीं है अभी तक दोस्तों। लेकिन बाबर ने आक्रमण इसलिए नहीं किया कि इन्होंने इनको निमंत्रण दिया। बाबर ने आक्रमण इसलिए किया क्योंकि बाबर मोर इंटेलिजेंट व्यक्ति था। उसने इस चीज़ को भाप लिया कि अफगानों में एकता नहीं है इस समय और उधर से राणा सांगा की भी सहमति मिल चुकी है और ये भारत को जीतने का बड़ा ही बेहतरीन मौका है। बाबर कहता है कि जब समरकंद अंतिम रूप से मेरे हाथ से निकल गया और जब मैंने बाजोर और बेरा पर को जीत लिया उसके बाद से कभी भी मैंने भारत पर आक्रमण करने का विचार नहीं त्यागा था। बस वो मौके की तलाश में था। बाबर जो घाट घाट का पानी पिया था, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया था उसने। दोस्तों वो अपने संस्मरणों में लिखता है कि मैंने रमज़ान का त्यौहार कभी भी एक स्थान पर 2 बार नहीं मनाया 11 वर्ष की आयु के बाद। तो इतना तो वो अनुभवी हो गया था, उसको लग गया था कि यही भारत पर आक्रमण करने का सर्वश्रेष्ठ टाइम है। और दोस्तों इसी की कड़ी में वो भारत पर आक्रमण करता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले बाबर भारत पे आक्रमण करेगा एक मुल्ला मुर्शीद नाम का दूत था। इस मुल्ला मुर्शीद नाम के दूत को वो भेजता है। ये मुल्ला मुर्शीद है दूत किसका? बाबर का। इसको भेजता है और इब्राहिम लोदी से मांग करता है कि जो पहले के समय में तुर्कों के जो
अधिकार में जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को वो बाबर को लौटा दें, क्योंकि बाबर भी तुर्की था, चगताई तुर्क था, मैंने आपको बताया था। और उसको और ये जो लोदी थे जो अफगान थे, और ये अपने पूर्वजों की ज़मीन की, पूर्वजों के राज्य की डिमांड कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये मुल्ला मुर्शिद कभी इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा ही नहीं, क्योंकि दौलत खां लोदी ने इसको पंजाब में ही बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। देखिए अब आगे क्या होता है। 1525 ईस्वी में 1525 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए काबुल से रवाना होता है। काबुल से रवाना होता है और युद्ध होना है पानीपत में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध से जाना जाता है। काबुल से जब ये रवाना होता है तो बड़ी ही घुड़सवारों की सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली सेना होती है। इब्राहिम लोदी को भी पता लगता है कि भाई बाबर आ रहा है, तो इब्राहिम लोदी भी चल देता है अपनी सेना लेकर स्वयं बाबर के अनुसार। देखो ऐसे तो इतिहासकारों में मतभेद है, सब अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन अपन ये सिर्फ बाबर की बात करेंगे। बाबर ये बताता है कि उसकी सेना में 12,000 घुड़सवार थे और इब्राहिम लोदी की सेना में 1,00,000 सैनिक थे। इसके अलावा 1,000 हाथी भी थे। ये तो बताता है वो इब्राहिम लोदी की सेना, और खुद की सेना में बताता है वो 12,000 घुड़सवार। अब 21 अप्रैल देखो, बाबर जब ये पानीपत में पहुंचते हैं तो इब्राहिम लोदी जब बाबर की सेना को देखता है तो बड़ा घबरा जाता है। वो देखता है ये तीव्र गति से चलने वाली कितनी खतरनाक सेना है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी ही अव्यवस्थित थी। ऐसे लगती थी कि जैसे चलता फिरता अव्यवस्थित शहर है। किसने कहा है? ये यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने कहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी की सेना चलते फिरते अव्यवस्थित शहर की भांति थी, क्योंकि वो 2 मील चलती थी, 2 दिन आराम करती थी। मतलब कि उसके साथ और लोगों का भी, सैनिकों के अलावा ऐसन्य लोगों का भी बड़ा काफिला था। तो और यहाँ तक भी था कि इब्राहिम लोदी किराए के सैनिक रखता था अपने पास। देखिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को कंजूस कहा है, अनफरका सूरमा कहा है। उसने कंजूस इसलिए कहा है क्योंकि वो किराए के सैनिक रखता था। अब जो किराए के सैनिक रखता था, लेकिन इसके पीछे इतिहासकारों का ये मत था कि इब्राहिम लोदी कंजूस नहीं था, ये उसका दिवालियापन था कि उसको किराए के सैनिक रखने पड़े। खैर वो अलग बात है। हम पानीपत के प्रथम युद्ध की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें बाबर की विजय होती है। लेकिन उस विजय से पहले विजय क्यों हुई, बाबर ने ऐसी कौन सी सैन्य कुशलताओं का परिचय दिया कि बाबर पानीपत के युद्ध में विजयी हो जाता है। देखिए एक तो थी उसके पास तुलगुमा पद्धति। एक पद्धति थी उस्मानी या रूमी विधि। एक था बाबर के पास तोफखाना। हम बाबर की विजय के जो सैन्य कुशलता के कारण थे उनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बड़े ही मोस्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उनको बता देता हूँ। तुलगुमा पद्धति हो गई, उस्मानी विधि हो गई और तोफखाना हो गया। इसके अलावा एक और थी, वो थी घुड़सवार। घुड़सवार कौन से? धनुर्धारी। देखिए A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव बाबर की विजय का श्रेय देता है तोफखाने को, लेकिन स्वयं बाबर देता है इनको घुड़सवार धनुर्धारियों को अपनी विजय का श्रेय। लेकिन वास्तव में देखिए तुलगुमा पद्धति क्या थी? ये सेना को सजाने की एक विधि थी। ये आपकी सेना है, ये आपके बीच में सेना है,
ये आपकी बीच में सेना है ना। और इस पासरों पर, दाएं पासरों पर और बाएं पासरों पर एक सेना रखी जाती थी अन्य। इसको बोलते हैं कोतल या इतमी सेना। कोतल या इतमी सेना, इंग्लिश में बोल सकते हो आप इसको रिजर्व आर्मी। युद्ध डायरेक्ट ये वाली सेना कर रही है। ये सेना का क्या कार्य होता था, ये पूरी इस जो सामने वाले की सेना है इसका पूरी का चक्कर काटती है और यहाँ होके इस पर बड़ा ही भयंकर विध्वंसकारी अटैक करती है। मतलब सेना को दोनों तरफ से घूटकर मारने का एक पद्धति है। अब देखिए दूसरी विधि है उस्मानी या रूमी विधि। ये विधि देखो तुलगमा पद्धति थी, ये पद्धति बाबर ने ग्रहण की थी उज़्बेकों से। किससे ग्रहण की थी? उज़्बेकों से, जिससे बाबर खुद हार गया था। देखिए जब आदमी कोई सीखता है तो अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए और छोटे से छोटे व्यक्ति से सीखने का प्रयास करना चाहिए। और जो ये उस्मानी या रूमी विधि थी, ये विधि सीखी थी उसने उस्मानियों से। इस विधि का जो प्रयोग किया था ये उस्मानियों के द्वारा ईरान के शासक के विरुद्ध 1514 में एक युद्ध हुआ था, चालदरीन का युद्ध। चालदरीन बोलते हैं इसको, चालदीरान भी बोलते हैं। चालदीरान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इन उस्मानियों ने इस विधि का प्रयोग किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तुलगमा पद्धति उज़्बेकों से सीखी, उस्मानी पद्धति उस्मानियों से सीखी। बंदूक चलाना किससे सीखा? बंदूक चलाना बाबर ने सीखा था ईरानियों से। और देखिए दोस्तों, तोप खाना उस्ताद अली कुली, उस्ताद अली कुली के नेतृत्व में था। मुस्तफ़ा तुर्क इसमें यद्यपि बाद में जुड़ा था, है ना, और मुस्तफ़ा इसमें लिख देते हैं। ये दोनों बाबर के तोप खाने के प्रमुख थे। इसके अलावा दोस्तों घुड़सवार है। एक और चीज थी, उसने 700 गाड़ियों की एक गतिशील पंक्ति बनाई थी। उस पंक्ति का नाम था अर्राबा। ये पांचवी चीज बताई मैंने। ये अर्राबा और बनाया था। ये 700 गाड़ियों की पंक्ति बनाई थी और इसको इस प्रकार सजाया गया था कि आवश्यकता पड़ने, इसके बीच में तोपें भी रखी गई थी और आवश्यकता पड़ने पर धनुर्धारी भी इसके बीच में होके निकल सके। तो इस प्रकार की पद्धतियों के सामने इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह पस्त हो जाती है। इब्राहिम लोदी वहीं पर जो मैदान था पानीपत का, उसी मैदान में मारा जाता है। दोस्तों उस मैदान में मारे जाने के बाद बाबर एक ईंटों का चबूतरा बनवाता है। इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो कि रण क्षेत्र में मारा जाता है। रण क्षेत्र में मारा गया और इसके लिए ईंटों का मकबरा बनाता है। ईंटों का बाबर वहीं पर मकबरा बनाता है और उसको दफना देता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट आदमी और शासक था, वो और इस रण क्षेत्र में इब्राहिम लोदी के साथ मारा गया था, वो था ग्वालियर का विक्रमजीत। ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत। ये भी इसके इब्राहिम लोदी के साथ मारा जाता है। दोस्तों जो ग्वालियर के शासक हैं, इनका लोदियों से बड़ा ही ज़्यादा संबंधित रहे हैं। बहलोल लोदी था, उसका जो युद्ध हुआ था वो रायकरण नाम के शासक से ग्वालियर के से, तो मानसिक नाम के शासक जो ग्वालियर का था उससे सिकंदर लोदी। इनके आक्रमण हुए थे, इनमें युद्ध हुए थे। बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था रायकरण के ऊपर, और जो
सिकंदर लोदी था, उसने मानसिक के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन बाद में जाके इनके बीच समझौता हो जाता है और इब्राहिम लोदी जो इब्राहिम लोदी की तरफ से है वो ग्वालियर का विक्रमजीत युद्ध करता है और इस युद्ध में मारा जाता है। दोस्तों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, फिर अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको काल क्रमानुसार अगर पढ़ोगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से संबंधित करके पढ़ोगे, आप बिल्कुल कंटिन्यू संबंधित करके पढ़ोगे तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी और याद भी होती जाएगी। और फैक्ट्स तो आपको रटने भी होंगे और याद भी करने होंगे, लेकिन जब तक आप चीज़ों को कंटिन्यूटी में नहीं समझोगे, जब तक आपके इतिहास समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों।